हेलो एवरीवन, अभी हम शुरू करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। आपके एनसीईआरटी बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? ओके, सबसे पहली बात कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो स्मॉलर होता है एज़ कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का साइज़ बड़ा होता है। साइज़ भी आपको दिया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक का साइज़ 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक का साइज़ 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। यदि आपको नंबर ना भी याद रहे तो आप इतना ज़रूर याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ छोटा होता है और यूकैरियोटिक का साइज़ बड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर रीजन जो है वो पुअरली डेवलप होता है। न्यूक्लियर रीजन पुअरली डेवलप मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड कोई रीज़न नहीं है जहाँ पे न्यूक्लियस है। सिंपली एक एरिया है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो स्कैटर्ड यानी कि फैले हुए रहते हैं, उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डेवलप्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब न्यूक्लियस के बाहर की कवरिंग। जैसा कि आप जानते हो, जब न्यूक्लियस होता है ना, जैसे सेल है और इसका जो न्यूक्लियस है तो ये कवरिंग होता है ना, तो ये कवरिंग जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, ये एब्सेंट होता है इसके अंदर, राइट। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज कि प्रोकैरियोटिक के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है क्रोमोजोम, सपोज ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, क्रोमोजोम जो है वो सिंगल होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्रोमोजोम जो है वो मोर देन वन होता है। मीन्स यदि सपोज क्रोमोजोम है तो एक से ज़्यादा होगा। प्रोकैरियोटिक के अंदर ये सारे ऐसे मटेरियल स्कैटर्ड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और क्रोमोजोम सिंगल नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, तो ऐसे हम सिंपल वे में इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी का ही है। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेकडाउन? यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है या ब्रेकडाउन होगा तो सेल के साथ क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको जैसा पता है ये सेल है और सेल का जो बाहर कवरिंग है इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सपोज जब ये टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ें जो बाहर की चीज़ें हैं वो आराम से सेल के अंदर एंटर कर सकती हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? सिलेक्टिव परमिएबल होता है। ये सिलेक्टेड चीज़ों को ही अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, और जब ये टूट जाएगा तो कोई वॉल ही नहीं है, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, कोई भी चीज़ आराम से अंदर जा सकती है। तो आंसर क्या होगा? द रप्चर और ब्रेकडाउन ऑफ अ सेल और सेल्स ऑफ सेल्स plasma membrane indicate that cell is a damaged, and in such condition the lysosome of the damaged cell may burst and the digestive enzyme present inside those lysosome नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेकडाउन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यदि रप्चर होगा तो क्या होगा? तो जैसा हम जानते हैं कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा तो सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो सारी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी। द रप्चर और ब्रेकडाउन ऑफ अ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडिकेट दैट द सेल इज डैमेज्ड। ओके, सेल डैमेज हो जाएगा। एंड इन सच कंडीशन जो सेल के अंदर लाइजोसोम होता है, जैसे कि हम सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इस लाइजोसोम के अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में लाइजोसोम ऑफ द डैमेज सेल में बर्स्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक आउटर कवरिंग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि आउटर कवरिंग है, जब ये टूट जाएगा तो इसके अंदर ये लाइजोसोम है, ये लाइजोसोम भी टूट जाएगा और इसके डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ जाएंगे, है ना। दोज लाइजोसोम वुड डाइजेस्ट देयर ओन सेल। और आपको पता है कि जो लाइजोसोम है वो डाइजेस्टिव सुसाइडल बैग होता है, तो ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा। दिस विल रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली सेल डाई हो जाएगा। यदि एग्ज़ाम में आप इतना बड़ा आंसर ना लिख सको तो आप ये भी लिख सकते हो, इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा देन सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का होता है, तो कोई भी चीज़ सेल के अंदर चली जाएंगी और अल्टीमेटली सेल डाई हो सकता है ना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज what would happen to the life of a cell if there was no गोल्गी apparatus? यदि गोल्गी apparatus सेल के अंदर नहीं होगा तो सेल का लाइफ कैसा होगा? सेल क्या एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो आपको पता है गोल्गी apparatus का क्या काम होता है, तो आप सेल के स्ट्रक्चर को, यदि आपको सेल का स्ट्रक्चर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एंड दिस इज द गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज क्या करता है? न्यूक्लियस जैसे डायरेक्ट करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है चीज़ों को बनाता है एंड ट्रांसपोर्ट इनटू गोल्गी बॉडीज के पास ट्रांसपोर्ट करता है। और गोल्गी बॉडीज का काम क्या है, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, पीटीएम है, राइट। पीटीएम का मतलब पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और मॉडिफिकेशन का काम करता है। तो जब गोल्गी बॉडीज नहीं होगा तो पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट का काम नहीं होगा। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो? द फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस इंक्लूड, जैसे स्टोरेज हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, एंड नो गोल्गी बॉडीज मतलब कि फॉर सेल देन ऑल शॉर्ट ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, डिस्पैच, कोई भी काम नहीं होने वाला है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which organelles is known as the powerhouse of the cell and why? मैं कई बार बता चुकी हूँ कि पावर हाउस, पावर जनरेट करने का काम, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर पावर है। तो ये पावर कहाँ से आती है? ये पावर आती है एटीपी से। कहाँ से आता है? एटीपी, राइट। और एटीपी कहाँ से आता है हमारे पास? एटीपी आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एटीपी का सिंथेसिस होता है। ओके, सो विच ऑर्गेनल्स, हमारा क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पावर हाउस। तो पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और क्यों है पावर हाउस? क्योंकि एटीपी का सिंथेसिस करता है। तो आंसर होगा इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट सिंथेसाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग रिस्पिरेशन विच इज अ वाइटल फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है। और ये एटीपी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where do the lipid and protein constituting the cell membrane get synthesized? जो लिपिड यानी कि जो फैट है और जो प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन को या कोई भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे बनाता है, वो कहाँ पे उसकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली दो तरह का होता है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक एससीआर और एक आरईआर। एक को बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी मैं आपको जब सेल चैप्टर समझाया है मैंने, तो मैं समझा चुकी हूँ कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस है और ये ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यदि इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स चिपके हैं जिसे कि हम राइबोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम? राइबोसोम। तो यदि राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स हैं तो इसकी वजह से इसका सरफेस रफ हो जाएगा, इसीलिए इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिसके ऊपर ये ग्रेन्यूल्स चिपके हुए नहीं रहते हैं उसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और रफ के ऊपर राइबोसोम है और राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, इसलिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, जबकि ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और फैट सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? एक अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है? बता चुकी हूँ कि सपोज ये अमीबा है। अमीबा कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों? अमीबा का कोई अपना कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप का होता है। और जैसे ही अमीबा को ये फूड दिख जाता है, कहीं पे भी खाना जो दिख जाता है, तो एक फॉल्स फीड डेवलप करता है जिसे हम सीडोपोडिया बोलते हैं। और इस फॉल्स फीड के हेल्प से ये खाने को अपने अंदर ले लेता है, राइट। और उसके बाद उस खाने को वो डाइजेस्ट करता है और वेस्ट मटेरियल को वो बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है। फॉल्स फीड को डेवलप करता है, सीडोपोडिया को डेवलप करता है, जिसे कि हम फॉल्स फीड कहते हैं। फूड को चारों तरफ से वो सराउंड कर लेता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ एक अमीबा है, इसे यहाँ पे एक फूड दिख जाता है, ये सीडोपोडिया डेवलप करता है और सीडोपोडिया के हेल्प से ये फूड को अंदर ले लेता है, राइट। तो आप कह सकते हो कि अमीबा जो है सीडोपोडिया के हेल्प से, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसे? फाइगोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? यदि आप कोई भी फिजिकल तरीकों से या फिर कोई केमिकल तरीकों से आप जो है सेल के ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉयड कर देते हो,
है ना, सेल के अंदर जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, देन व्हाट विल हैपन, सेल विल डाई। जब ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो सेल एग्जिस्ट कैसे करेगा। ओके, तो आप क्या लिखोगे, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉय ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंसेस, देन सच सेल वुड नॉट सर्वाइव एनीमोर as all component of that cell are digested up by its lysosome। इस तरह का क्वेश्चन मैं पीछे भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे आता है, आपके एग्जाम में आता है कि यदि गोल्गी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अल्टीमेटली कोई भी सेल ऑर्गेनल्स यदि डिस्ट्रॉय होता है तो अल्टीमेटली सेल को डाई होना होता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइजोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। तो मैं कई बार इस तरह के क्वेश्चन को अभी डिस्कस करते आ रही हूँ। लाइजोसोम के अंदर बच्चों डाइजेस्टिव इंजाइम होता है। कौन सा इंजाइम होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक इंजाइम होता है, ठीक है। और ये इस हाइड्रोलिटिक इंजाइम का काम क्या है, जैसा सपोज ये सेल है, सेल के अंदर ये लाइजोसोम है, इसके अंदर इंजाइम भरे हुए हैं। ये कौन से इंजाइम है, डाइजेस्टिव इंजाइम है। ओके, और जब यदि कभी ये डाइजेस्टिव जूस को बाहर रिलीज कर देगा तो क्या हो जाएगा, पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना, पूरा सेल खत्म हो जाएगा। तो लाइजोसोम आर सेल ऑर्गेनल्स फिल्ड विथ इंजाइम व्हेन अ सेल इज डैमेज। जब इसे लगता है कोई सेल डैमेज हो गया है ना, तो अपने इसके जो लाइजोसोम होते हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं और अपने डाइजेस्टिव जूस को बाहर निकाल देते हैं और अल्टीमेटली पूरे सेल को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए इसे सुसाइडल बैग, मतलब ऐसा बैग है जो सुसाइड करवा देता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। मैं फंक्शन में भी, सारे सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है, राइबोसोम के अंदर। और राइबोसोम कहाँ सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर। और न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो आप एक बार डायग्राम याद करो। और सेल के अंदर एक डार्क न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर एक डार्कली स्टेन्ड एरिया होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। मतलब सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बनता है। क्या बनता है, राइबोसोम। यानी कि न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम का सिंथेसिस करता है और राइबोसोम के अंदर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो मैं कई बार इसे बता चुकी हूँ, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स we have studied that contain their own genetic material। ओके, सो 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताओ जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जिसके पास खुद का डीएनए होता है। तो हमें पता है ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं, है ना, क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए होता है और वो अपना खुद का प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोसिस। इसे हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा और बायो में भी पढ़ा है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैस। हम केमिस्ट्री में पढ़े थे, आप याद करो। तो डिफ्यूजन में गैस का मूवमेंट होता है और ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है। अच्छा, एक बताओ, ये बात बताओ, ये मूवमेंट कहाँ से होगा, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगा। जैसे सपोज कहीं पे ज़्यादा पानी है तो उधर से वो पानी किधर को जाएगा, जिधर में कम है। तो रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाता है, ठीक है। ओके, टेक प्लेस ओनली इन अ मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड नॉट इन अ सॉलिड और गैस। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड में तो खैर होगा नहीं और गैस में होगा तो उसका नाम डिफ्यूजन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सेलेक्टेड चीज़ों को अलाउ करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होता है, आउटर कवरिंग। ये सेल है, सेल की बाहर की कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ों को अलाउ करता है टू गो इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल। बस एक लाइन में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन SCR एंड RER। मैंने अभी पीछे भी आपको बताया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है। एक तो SCR मतलब कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक RER मतलब कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रीजन क्या है रफ होने का, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड होता है, इसकी वजह से ये रफ हो गया है।
ओके, तो ACR में हम लिखेंगे कि इसके पास राइबोसोम नहीं होता है, RER में इट हैज़ राइबोसोम। और जो ACR होता है ना, जिसके पास राइबोसोम नहीं है, वो क्या बनाएगा, फैट की सिंथेसिस करेगा और फैट और लिपिड बनाएगा। जबकि राइबोसोम का काम ही क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो जिसके पास राइबोसोम होगा वो प्रोटीन बनाएगा। और हम जानते हैं कि जो ACR होता है, ACR को RER ही बनाता है, RER से ACR बनता है। ओके, इट मे डेवलप फ्रॉम RER और इट मे डेवलप फ्रॉम RER डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर इन्वेलप। क्योंकि आपको स्ट्रक्चर याद हो तो आपको पता होना चाहिए, सेल है और ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियर के बाहर वाले न्यूक्लियर इन्वेलप से ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है RER इससे अटैच होता है। मतलब ये ऐसा दिखता ही नहीं है कि ये इससे बन रहा है, बल्कि हम ऐसा मीन्स हम जानते हैं कि RER जो है वो किससे बनता है, न्यूक्लियर इन्वेलप से बनता है। ठीक है, RER न्यूक्लियर इन्वेलप से बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो अब जैसा आप जानते हो, एनिमल सेल स्मॉल होता है साइज में, प्लांट सेल लार्ज होता है साइज में। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है। ओके, एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है, जबकि प्लांट सेल का न्यूक्लियस साइड में होता है, जिसको पेरीफेरी बोलते हैं, है ना, पेरीफेरी। क्योंकि यदि हम स्ट्रक्चर आप देखोगे प्लांट सेल का, तो सपोज ये प्लांट सेल है, तो इसके पूरे एरिया में इतना बड़ा सा वैक्यूल्स होता है। क्या होता है, ये वैक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल में वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसे बाहर निकालने का कोई मतलब वो नहीं है, हमारी तरह एक सिस्टमैटिक वे नहीं है। तो ये वैक्यूल्स के अंदर मोस्टली वेस्ट स्टोर होते रहते हैं, और न्यूक्लियस इसलिए साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियस कहाँ होता है प्लांट सेल में, पेरीफेरी में। और एनिमल सेल यदि है तो इसके न्यूक्लियस कहाँ होंगे, बीच में, सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, एनिमल सेल के पास जो है प्लास्टिड नहीं होता है। एनिमल सेल को ग्रीन, रेड कोई कलर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लास्टिड का काम क्या है, कलर प्रोवाइड करना। तो प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होता है, और ये प्लास्टिड बेसिकली 3 तरह के होते हैं, जो मैं पहले भी आपको बताई हूँ। प्लास्टिड क्या कौन कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है, रेड, पिंक, कोई भी कलर दे सकता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टार्च स्टोरेज का काम करता है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे होंगे और टेम्पररी होते हैं, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं NCERT का ऑलमोस्ट, है ना। तो 3 डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस, ACR RER का डिफरेंस, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। एंड दिस ऑल क्वेश्चन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो यू डू इट।